हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4th, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? बेसिकली यूनिट के दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक पोर्शन में पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। क्लियर? तो पहले हम फर्स्ट पोर्शन पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब समझिए क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज करो कोई कंडक्टर है या कोई कॉइल है और या फिर कोई सर्किट है। देखो, 3 पॉइंट कह रहा हूं मैं, कंडक्टर है, कोई कॉइल है या कोई सर्किट है। क्लियर? अब एक पॉइंट समझिए, सपोज करो कोई कंडक्टर है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा और कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। मींस तीनों पॉइंट रिलेटेड हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? जनरली मान लीजिए करंट को I से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं phi m से। तो अब एक पॉइंट समझिए, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी होगी। क्लियर? तो अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। अब समझिए, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू चेंज होती है या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो उस टाइम पे उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा? एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रिपीट कर रहे हैं, किसी कंडक्टर में करंट चेंज हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जरूरी नहीं है कंडक्टर यूज़ करूं, क्वाइल कह सकता हूं। जब किसी क्वाइल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाए या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाए तो क्वाइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, उस ईएमएफ को कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
या फिर ज़रूरी नहीं है कॉइल की जगह सर्किट भी कह सकते हैं। सर्किट में करंट चेंज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाए तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। मीन्स सिंपल है, कंडक्टर हो, कॉइल हो या सर्किट हो, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट की वैल्यू चेंज हो जाए तो इनके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ? तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताओगे? किसी भी एक पॉइंट को लेके अब मैं डेफिनेशन बता देता हूं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन द कॉइल then induced EMF is produced in the coil and this process is known as the electromagnetic induction। या कह सकते हैं it is the process according to which when magnetic flux changes in the coil then induced EMF is produced in the coil। क्लियर? तो देखिए क्या बताओगे? it is the process according to which when magnetic flux changes in a coil then induced EMF is produced in the coil। This process is known as electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? तो आ गया समझ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। और किसी भी बुक में लिखी गई डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बजाय वर्ड यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड या करंट, और कॉइल की बजाय वर्ड यूज़ कर सकते हैं कंडक्टर या सर्किट। क्लियर? एंड ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये अपने आप में वर्किंग प्रिंसिपल है ऑफ द एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, दोनों ही, चाहे एसी जनरेटर है चाहे डीसी जनरेटर है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर दोगे अपनी टर्म्स में। अब आते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक यहाँ पे यूज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो थोड़ा सा देख लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, नोट में डाल लेंगे सेपरेटली कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताएंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरली फाई एम से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपने आप में डॉट प्रोडक्ट है। किस किस का डॉट प्रोडक्ट है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और बेटा स्मॉल एरिया वेक्टर हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। क्लियर? और ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की मेजरिंग यूनिट टेस्ला और एरिया की मेजरिंग यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना मैग्नेटिक फ्लक्स की मेजरिंग यूनिट क्या होती है? टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर? इसके अलावा एक और मेजरिंग यूनिट भी है, दैट इज वेबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की मेजरिंग यूनिट बताई जाती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया की भी मीटर स्क्वायर आएगी, मीटर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और इस तरह से हम बता सकते हैं मेजरिंग यूनिट क्या है, दैट इज वेबर। क्लियर? वेबर जनरली WB से डिनोट करते हैं। एक ध्यान रखना ये तो है इसकी SI मेजरिंग यूनिट, और CGS मेजरिंग यूनिट होती है मैक्सवेल। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 वेबर
इक्वल होता है, दैट इज 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर। वेबर को किससे डिनोट करते हैं? WB, और मैक्सवेल को जनरली MX से डिनोट कर देते हैं, मैक्सवेल। क्लियर। मैक्सवेल। ये SI मेजरिंग यूनिट है और ये क्या है? CGS मेजरिंग यूनिट है। किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ध्यान रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल वे में बता सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या फिर कहा जाता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताया जाता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines passing through unit area, passing through unit area when area is held perpendicular, when area is held perpendicular to the field lines, to the field lines। ये स्टेटमेंट भी बता सकते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और मेजरिंग यूनिट्स, SI मेजरिंग यूनिट वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर है, और CGS मेजरिंग यूनिट है मैक्सवेल। और रिलेशन क्या है? 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है बेटा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज आते हैं, एक आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ और एक आता है फैराडेज सेकंड लॉ। दैट इज फैराडेज लॉ, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। फैराडेज लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, और इसमें दो आते हैं। पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, और एक आएगा फैराडेज सेकंड लॉ। नेक्स्ट वन इज फैराडेज सेकंड लॉ। अब समझिए फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में और फैराडेज सेकंड लॉ के बारे में। क्लियर। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक लॉजिक यूज करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है एंड ये आपकी कोई मैग्नेट है। क्लियर। ये कंडक्टर है और ये मैग्नेट है। अगर मैग्नेट कंडक्टर की तरफ आएगी या कंडक्टर मैग्नेट की तरफ आएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? रिपीट कर रहा हूं, चाहे मैग्नेट कंडक्टर की तरफ आए या कंडक्टर मैग्नेट की तरफ जाए, दोनों ही सिचुएशंस में कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर। सिमिलरली मैग्नेट दूर जाए या कंडक्टर दूर जाए,
दोनों ही सिचुएशंस में कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया? तो देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ तब तक प्रोड्यूस्ड होगा जब तक उस कंडक्टर के अंदर या उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं हो रही है। मींस चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखिए, अगर आप मैग्नेट को कंडक्टर की तरफ लाओगे तो उस टाइम कंडक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। एज ए रिजल्ट कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। सेम इसी तरह अगर आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन अगर आपने मैग्नेट को एक जगह लाके स्टेबल कर दिया, स्टेशनरी कर दिया, तो उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि इंक्रीज भी चेंज में है और डिक्रीज भी चेंज में है। क्लियर? तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, मींस दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए या दोनों एक दूसरे से दूर गए, मतलब कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज खत्म हो जाएगा और कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। तो देखिए, हम कह सकते हैं, आप सिंपल बता सकते हैं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल टिल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कंटिन्यू। क्लियर? किसी भी कंडक्टर के अंदर, कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक ही प्रोड्यूस्ड हो सकता है जब तक उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। क्लियर? तो देखिए, आप क्या बताओगे, जरूरी नहीं है कंडक्टर या कॉइल यूज करें, आप कोई सर्किट भी यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या कह सकते हैं, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट and induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux is continue. Clear? तो आप सिंपल कह सकते हैं, according to Faraday's first law, according to capital F ले लेना, according to Faraday's first law, the induced EMF produced in the coil lasts so long as the change in magnetic flux is continue. As the change in magnetic flux is continue. Magnetic flux continues. Magnetic flux continues. क्लियर? आप सिंपल कह सकते हैं कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस्ड होगा, या सेकंड पे आते हैं, या दूसरी स्टेटमेंट क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल टिल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स till the change in magnetic flux continues. क्लियर?
कि किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस्ड होगा जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू होता रहेगा। ये क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि कोई भी कॉइल है, किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ तब तक प्रोड्यूस्ड होगा जब तक उसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। अब फैराडेज सेकंड लॉ के लिए समझिए आप, सेम पॉइंट पे आते हैं। ये कंडक्टर है और ये है मैग्नेट। एक पॉइंट तो क्या है, मैग्नेट धीरे 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 कंडक्टर की तरफ आए। क्लियर। और दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नेट फास्टली कंडक्टर की तरफ आए। तो समझो, अगर मैग्नेट धीरे धीरे कंडक्टर की तरफ आएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो कंडक्टर या कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगा। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ। तो देखिए, अब आप क्या बताओगे, according to Faraday's second law, according to Faraday's second law, the induced EMF produced in the coil is directly proportional to rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। कि किसी भी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है। या तो आप कह सकते हैं सिंपल कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। या फिर एक समझ लीजिए, मान लीजिए किसी कॉइल के अंदर, कोई कॉइल है, किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है फ्रॉम φ1 टू φ2। हम कहते हैं किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चेंजेस फ्रॉम φ1 टू φ2 इन टी टाइम। तो देखिए मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ φ1 से φ2 तक और कितने टाइम में, टी टाइम में। देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 माइनस φ1 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, और कितने टाइम में, दैट इज इन टी टाइम। क्लियर। कितने टाइम में हुआ, टी टाइम में हुआ, फाइनल हुआ यहां तक। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्लियर है। एक ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बताऊं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी -1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, -1।
और ये -1 आएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अभी हम बताएंगे लेंज लॉ के बारे में। ये जो -1 आएगा, ये -1 आएगा लेंज लॉ की वजह से, और ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर? ये माइनस साइन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। और ध्यान रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कह दिया जाता है। जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट इज ऑल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। तो क्लियर हो गया। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास दो लॉज आएंगे, फेराडेज फर्स्ट लॉ और फेराडेज सेकेंड लॉ। फेराडेज फर्स्ट लॉ कहेगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी भी कॉइल में, वो तब तक प्रोड्यूस्ड होता रहेगा जब तक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज खत्म, वैसे ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं फेराडेज सेकेंड लॉ। फेराडेज सेकेंड लॉ क्या कहेगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी भी कॉइल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। क्लियर? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी -1। क्लियर? -1 आएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, लेंज लॉ ही स्टडी करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आता है दैट इज लेंज लॉ। नेक्स्ट इज दैट इज लेंज लॉ। अब लेंज लॉ समझिए क्या है बेटा। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम सिंपल वे में ये समझते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो उसी फैक्टर का अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस्ड हुआ है। मींस जिसने बनाया उसी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो समझिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ था? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होते ही अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। और इसीलिए जो हमारा फेराडेज सेकेंड लॉ है उसमें नेगेटिव साइन आया है, ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅dt। तो देखिए क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in the coil opposes the change of magnetic flux in the coil, opposes the change of magnetic flux in the कॉइल। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस्ड हुआ वो अपोज करता है, किसका अपोज करता है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। मींस जिसने इसको प्रोड्यूस्ड किया उसी फैक्टर का अपोज कर रहा है। और इसीलिए हमने फेराडेज सेकेंड लॉ में माइनस का साइन लगाया था। अब एक पॉइंट समझेंगे, क्लियर करेंगे। मान लीजिए कोई कॉइल है। क्लियर? हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कॉइल है। अब इस कॉइल में अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है टुवार्ड्स द कॉइल, तो आप ध्यान रखेंगे कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। और किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहेगा कि जब भी किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अप्रोच कराया जाएगा टुवार्ड्स द कॉइल, तो कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जरूरी नहीं है नॉर्थ पोल, मान लीजिए साउथ पोल कॉइल से दूर जा रहा हो तो भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर अपोजिट हो जाए कि साउथ पोल इज अप्रोचिंग टुवार्ड्स द कॉइल या नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल,
तो उस कंडीशन में कॉइल में करंट फ्लो करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये बात कर रहे हैं हम इंड्यूस्ड करंट की। देखो कभी भी ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसे क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने पहले पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और अब हम बता रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ध्यान रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा, कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करता है उस करंट को क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। और आप ध्यान रखोगे कि जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरह से, मैग्नेट को मूव करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो जाएगी इन द कॉइल। क्लियर? तो ये यहां तक करेंगे बेटा, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर कैरिड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।